नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पर लगी मोहर। रेशम विभाग में कानून एमएसपी की गई तय। आपदा और पीडब्ल्यू से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शंखनाद। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस प्रभारी ने बनाई दूरी। सवाल, क्या कांग्रेसियों को ये दूरी पड़ेगी भारी? कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का फरमान। कांवड़ मार्गों पर सभी दुकानदारों को दिखाना होगा पहचान पत्र और लाइसेंस। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा लाखों का जुर्माना। और उत्तराखंड में सिख समुदाय के लिए सख्त नियम। बिना धार वाले हथियारों के साथ ही सिख श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। यात्रा मार्ग पर बढ़ते विवादों के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद रेशम विभाग से जुड़े अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने रेशम विभाग में कोकून की एमएसपी तय कर दी। आपको बता दें कि ए ग्रेड के कोकून की कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए की गई है। इसके साथ ही वहीं बी ग्रेड के कोकून की कीमत 370 से बढ़ाकर 395 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सी ग्रेड के कोकून की कीमत 280 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति किलो कर दी गई है और डी ग्रेड के कोकून की कीमत 230 से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति किलो की गई है। जानकारी के मुताबिक हर साल रेशम कोकून की एमएसपी तय की जाती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चला है। बीजेपी एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है, मगर ये क्या, उत्तराखंड कांग्रेस इस चुनाव में भी रणनीति के हिसाब से कुछ कदम पीछे चल रही है और वजह है पार्टी शीर्ष नेतृत्व गायब रहना। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस प्रभारी ने बनाई दूरी। क्या कांग्रेसियों के लिए ये दूरी पड़ेगी भारी? बिना प्रभारी कैसी है कांग्रेस की रणनीति? कैसे होगी पंचायत और 27 की नैया पार? उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की शुरुआत नामांकन के साथ शुरू हो चुकी है और इस पंचायत चुनाव के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही जोश के साथ अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, मगर कांग्रेसियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है और उसकी वजह है पार्टी की प्रदेश प्रभारी की उत्तराखंड से दूरी बनाए रखना। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या फिर निकाय चुनाव, सभी चुनावों में प्रदेश प्रभारी की दूरी से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब बारी पंचायत चुनाव की है, जिसमें जनता के बीच जाने और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए मजबूत नेताओं की जरूरत होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने प्रदेश नेतृत्व के ही उन गिने चुने चेहरों पर निर्भर नजर आ रही है, जो शायद ही इन चुनावों में एक जनपद से दूसरे जनपद पहुंच पाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो खुद ही पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पंचायत चुनाव में जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, वो हमेशा यहाँ के बीच में है, खबर लेती रहती है, बातचीत होती रहती है उनसे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये अपने अपने कार्य करने का तरीका होता है। प्रभारी की नियुक्ति हाईकमांड करता है, तो कुछ सोच के ही हाईकमांड ने नियुक्ति किया होगा, कुछ संदेश देने के लिए हाईकमांड ने नियुक्ति किया होगा। भाई उनका हनुमान ये काम करके आ तो रहा है। मैं 3-3.5 महीने से यही काम तो कर रहा हूँ। आप आज सारे आप जाओ तो सही, दूर दराज इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने ऊर्जावान हो गए हैं, आज जूझने के लिए तैयार है कांग्रेस का कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधने का काम किया। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की तरह कांग्रेस भी नदारद है और सभी चुनावों की तरह आने वाले पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है। देखिए, इस प्रदेश में तो जब कांग्रेस ही नदारद होगी तो आप क्यों कल्पना कर रहे हैं कि प्रभारी आएगी कुछ चमत्कार कर लेगी?
इस प्रदेश में आपको कांग्रेस दिख रही है कहीं? कांग्रेस लड़ते हुए दिख रही है? विधानसभा के चुनाव में 2022 में आपने देखा क्या स्थिति कांग्रेस की रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीट में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। मेयर के चुनाव में इतनी ऐतिहासिक हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के आज तक के इतिहास में नहीं हुई जब से राज्य बना है। उसके बाद भी देखिए, प्रभारी आवे ना आवे उससे क्या फर्क पड़ता है। पंचायत चुनाव भले ही गांव की सरकार का चुनाव होता हो, लेकिन इसी चुनाव से बड़े चुनावों की आधारशिला रखी जाती है। और 2027 के लिहाज से पंचायत चुनाव सियासी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए उनके शीर्ष नेतृत्व अब भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। इस साल 11 जुलाई से श्रद्धा और आस्था के महापर्व कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में धामी सरकार ने यात्रा को सरल, सुगम और बेहतर बनाने के लिए कुछ फरमान जारी किया है, जिसमें यात्रा मार्ग पर बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानों को बंद किया जाएगा और नियम न मानने पर लाखों का जुर्माना भी लगेगा। रिपोर्ट देखिए। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कावड़ यात्रा मार्गों में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना अब भारी पड़ सकता है। दरअसल धामी सरकार ने कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर दुकानदारों का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। नियम न मानने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं सरकार के सख्त कदम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कावड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का पर्व है। इसमें 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में दूसरे धर्म के लोगों से भी सावन की पवित्रता को बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए अभियान चलाएगा। देखिए, आप सबको पता है कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्तापूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई हॉस्पिटलों ने अपने किचन भी ठीक कर ले हैं, कई विश्वविद्यालयों ने अपने जो हॉस्टल जहाँ छात्रावास है वो भी ठीक हो गए हैं। अब जितने 4 धाम यात्रा में हमारे चाहे जितने भी ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, धर्मशालाएं चलती हैं, उनको जो है हमारे विभाग के द्वारा जो है एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्वालिटी पे ध्यान देना है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या कागजी आदेश का एक टुकड़ा धरातल पर काम कर पाएगा। हरदा ने कहा कि सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है, ना ही कुछ दिखाने को, इसलिए पुराने फॉर्मूले पर काम करके नफरत फैलाई जा रही है। कुछ बताने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, फिर अपने पुराने फॉर्मूले में आ गए भैया।
पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा था कि सब लगा करके रखो, ये करो, सब करो। ये जो आज कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, न्यायिक फटकार मिल चुकी है वहाँ की सरकार को। मैं समझता हूँ धामी सरकार को भी न्यायिक, उन्होंने शायद वो भूल गए हैं। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो गई है। प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट के इस फैसले पर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। उधर सरकार श्रद्धालुओं की आस्था और सम्मान का हवाला देते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कावड़ यात्रा पर छिड़ी ये रार आखिर कहां जाकर खत्म होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं कावड़ मार्गों पर होटल और ढाबा संचालकों का नाम लिखने का जो आदेश जारी किया गया है, इस फैसले का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली यात्राओं के दौरान नाम बदलकर दुकानें चलाने की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसकी वजह से काफी विवाद हुआ था। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ करने का मामला सामने आया था। ऐसे में ये फैसला काफी अच्छा है। क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी लिख लूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 2 जुलाई यानी आज से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चली है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में नामांकन की प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला पंचायत कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में बने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ARO से नामांकन व्यवस्था और प्रक्रियाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही निष्पक्ष, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं विकासखंड गदरपुर में पड़ने वाली करीब 40 ग्राम सभाओं के लिए अब तक 985 पत्रों की बिक्री हो चुकी है। ARO गदरपुर बनाया गया है, तो जितनी हमारी इसमें जो 3 न्याय पंचायत आ रही है, उन 3 न्याय पंचायत में जो हमारे ARO भी हमारे अभी इसमें DM साहब द्वारा नामित कर दिए गए हैं। और जितने भी हमारे अब तक कल दिनांक तक हमारे लगभग 985 फॉर्म की बिक्री की जा चुकी है और आज भी नामांकन प्रक्रिया हमारी जारी है। तो बिक्री के संबंध में बताना चाहूँगा, लगभग हमारे 5 तारीख तक बिक्री की प्रक्रिया जारी रहेगी और साथ साथ में हमारा नामांकन भी जारी रहेगा। कोशिश है कि हम बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराएंगे और जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, BDC हैं, तो बड़े हम उम्मीद करेंगे बड़े साफ तरीके से और हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। गदरपुर में गिरधार नगर पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी पेश होने लगी है। ज्योति ग्रोवर उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी है और माना जा रहा है कि ज्योति ग्रोवर निर्विरोध निर्वाचित हो सकती है, क्योंकि अभी तक ज्योति ग्रोवर के अलावा इस सीट पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है। और जो विपक्ष द्वारा हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम किसी को दबाव देकर बैठाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र सबको अधिकार देता है और संविधान के अंदर ये पहले से ही मतलब है कि आपको अधिकार है, आप चुनाव लड़ सकते हैं और हमने किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं डाला है। और मेरा अपना प्रयास है कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो विकास कार्यों को करवाया जा रहा है और उनके द्वारा जो योजनाएं प्रदेश में लाई जा रही है उसे हम आगे बढ़ाकर और अपने गाँव का सर्वांगीण विकास कर सकें। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार में दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने रोशनाबाद मुख्यालय में SSP प्रमेंद्र सिंह डोवाल से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की है और बच्ची की सुरक्षा की भी मांग की गई। आपको बता दें कि ये पीड़िता वही है जिनके दुष्कर्म का आरोप उनकी मां BJP नेता अनामिका शर्मा पर लगा है। उसके साथ जो मेंटल हरासमेंट हुआ, ये इस समाज के लिए बहुत ही ख़राब घटना है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको अपनी बातों से कि ये किस तरफ हमारी दुनिया जा रही है। और उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि उसको कुछ कंसर्न था, कुछ डर था, तो हम लोगों ने जो SSP हरिद्वार है उनसे बात करी। उन्होंने मिलने का टाइम दिया। हम लोग कल गए थे उनके पास। SIT की जांच हो चुकी है और जो एक ऑडियो
वायरल हुआ था उसके संज्ञान में भी हमने बात करी। जो योगा दिवस वाली फ़ोटो थी उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। उनका जो भी कंसर्न था उन्होंने सारी चीज़ों पे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन वाले जवाब दिए और उन्होंने बोला कि बच्ची को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हर तरीके से बच्चे को कोऑपरेट करेंगे और उनकी तरफ से जो अब कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हरिद्वार पुलिस करेगी। श्रीनगर और जोशीमठ में हुए दो अलग अलग विवादों के बाद उत्तराखंड पुलिस ने धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का बड़ा फैसला लिया है। खासतौर पर सिख समुदाय की परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को लेकर गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जाएगा, ऐसा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब आते हैं। उनके लिए शस्त्र न केवल परंपरा बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक है, लेकिन बढ़ती विवादों को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने इस तरह का ये बड़ा कदम उठाया है। श्रद्धालु जो हैं अपने उनको जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में अपने साथ में ये कृपाण और जो प्रतीकात्मक जो शस्त्र हैं उसको लेके आते हैं। हमने अपने सारे जनपद प्रभारियों को जो रास्ते में पड़ते हैं और समस्त थाना क्षेत्र को ये निर्देश दिया है कि जो धार्मिक प्रतीक और जो शस्त्र लेके जो ये आ रहे हैं उसका ये कड़ाई से अनुपालन करें कि ये धारदार ना हो, ताकि कोई भी स्थिति में ये स्वयं के जीवन को वो खतरे में डालता है, साथ साथ जो दूसरे जो श्रद्धालु हैं या फिर आम नागरिक हैं उन पे एक जान का खतरा बनता है। इसको रोकने के लिए निश्चित रूप पर ये जो प्रतीकात्मक जो शस्त्र धारण करते हैं उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ये हम इंश्योर ज़रूर कराएंगे कि ये जो शस्त्र लेके आ रहे हैं वो धारदार ना हो। वहीं टिहरी जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में घायल कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बुधवार सुबह ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। ट्रक में चालक और क्लीनर सहित 21 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 16 यात्रियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि यात्री बुलंदशहर से गौमुख में भंडारा करवाने के लिए आए थे। ये बेसिकली ट्रक था जो कांवड़ियों को लेकर जा रहा था। ये लोग हर साल बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश का है, हर साल भंडारे के लिए घराली जो कि उत्तरकाशी में वहाँ जाते हैं। बैंड था, शायद ट्रक स्पीड में था और एकदम से वो पलट गया। वहाँ पे पलटने के बाद जैसे ही उन्हें तुरंत चौकी को सूचना मिली, वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम पहुँच गई, मेडिकल टीम्स भी पहुँच गई, SDRF की टीम भी पहुँच गई। क्रैश बैरियर से टकरा के जो ट्रक है वो खाई में नहीं गिरा, बट वो वहीं था। ट्रक को सीधा कर लिया गया है, उसमें जो कुछ दबे हुए लोग थे उनको निकाले गया है। जानकारी है कि हर साल हम गंगोत्री से पहले भंडारा लगाते हैं और पिछले 9 साल से चल रहा है। मैं तो पहली बार जा रहा था सर, जैसे तो कैंटर थे 3, उनमें सामान भरा था, सामान रह जाएगा खाने पीने का सामान जो भंडारा लगाते हैं। हम जैसे जा रहे थे तो मोड़ पड़ता है तिरछा मोड़ है, तो वहाँ पर जैसे ड्राइवर ने गाड़ी टर्न की तो वो उससे समझ नहीं पाई। वहीं मानसून सीजन में डर गिरासू भवनों को लेकर बना रहता है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो करीब यहाँ 80 से 100 साल पुराने ऐसे भवन अलग अलग जगहों पर है, जैसे कि चकराता रोड, चक्कू मोहल्ला, पलटन बाजार पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इन भवनों को लेकर पहले से ही खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की सूचना पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। कि जो भी इस प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने की कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है। और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो MDDA के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितनी भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि ना हो इसके व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं।
वहीं मानसून सीजन में भारी बरसात को देखते हुए देहरादून पुलिस ने भी एहतियातन तौर पर कदम उठाए हुए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस आपदा संभावित क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के जरिए आम जनता को अलर्ट कर रही है। इसके अलावा बरसाती नदी नालों के पास बने पिकनिक स्पॉट्स पर न जाने की भी अपील की जा रही है। देखिए, जिस तरह से बरसात का सीजन है और कुछ लगातार इसमें अलर्ट जो मौसम विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, चाहे वो येलो अलर्ट के रूप में हो या भारी बारिश के संबंध में दिया जा रहा है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करी थी। इसमें सभी अधिकारियों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर पुलिस प्रशासन, आपदा से संबंधित जितने भी विभाग हैं, सभी को निर्देश जारी हुए हैं कि आगामी 2 माह तक जिस तरह यहाँ भारी बारिश की संभावना रहती है और पर्यटक सीजन भी चल रहा है, चारधाम यात्रा भी चल रही है, आगामी कांवड़ यात्रा भी है, सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर 24/7 आवर्स में अलर्ट रहने को बताया गया। रुड़की की कोतवाली गंगनहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है और एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो है वो नशे की लत में थे और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए इस तरह के अपराधों को अंजाम देते थे। थाना गंगनहर के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग घटनाओं में 2 बड़े जो 4 पहिया वाहन है, इसमें क्रेटा और सिलेरियो है, और 7 मोटरसाइकिलें अभी आज बरामद की गई हैं, जिसमें सभी गाड़ियां या तो थाना गंगनहर से चोरी है या इसके आसपास थानों से हैं। इसमें अन्य जो अभी पकड़े गए हैं, अभी तक 4 अभियुक्त हम लोगों ने पकड़े हैं, जिसमें एक विधि विवादित किशोर भी है। इसमें एक अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहा है और इस चेन में भी और भी रिकवरी की जानी शेष है। उधर मसूरी में पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अपने 29वें स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी सविन बंसल को सम्मानित करेगी। संस्था ने बताया है कि असाधारण फैसले और उत्कृष्ट कार्यशैली के चलते जिलाधिकारी को यह सम्मान दिया जा रहा है। कार्यक्रम 7 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस बार जो है हम जो हमारा ये लोक रत्न हिमालय सम्मान है, विराट सम्मान है, ये बड़ा सम्मान है ये। तो ये जो देहरादून के हमारे जिलाधिकारी हैं सविन बंसल जी, उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ऐसे अभूतपूर्व कार्य जो आज से पहले नहीं हुए हैं, वैसे कार्यों के लिए जो किसी अधिकारी ने हिम्मत नहीं की, बहुत सारे कार्य आप जानते हैं, लोग पढ़ते हैं, वो काम उन्होंने किए हैं। और जैसे कि उन्होंने वहाँ पे जो भिक्षावृत्ति करते थे, वहाँ उनको हटाने का प्रयास किया। आज 132 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में भर्ती कर देंगे, उनको नया जीवन मिल गया है, वो पढ़ रहे हैं। जो बुजुर्ग पहले कहीं किसी गाड़ी से कोई गाड़ी मारता था, कोई आग नहीं देख पाते थे, उनके लिए गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, विकलांग के लिए गाड़ी लगा दी गई है। अल्मोड़ा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10.78 ग्राम स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई स्मैक की कीमत 3 लाख रुपए है। इसके साथ ही आरोपी की बाइक को सीज कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशे के तस्करों के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सोमेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा कोसी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस समय एक स्पोर्ट्स बाइक को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति के पास 10.78 ग्राम हेरोइन स्मैक पाई गई, जिसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख रुपए है और इस व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पर लगी मोहर। रेशम विभाग में कानून एमएसपी की गई तय। आपदा और पीडब्ल्यू से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शंखनाद। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस प्रभारी ने बनाई दूरी। सवाल, क्या कांग्रेसियों को ये दूरी पड़ेगी भारी? कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का फरमान। कांवड़ मार्गों पर सभी दुकानदारों को दिखाना होगा पहचान पत्र और लाइसेंस। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा लाखों का जुर्माना। और उत्तराखंड में सिख समुदाय के लिए सख्त नियम। बिना धार वाले हथियारों के साथ ही सिख श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। यात्रा मार्ग पर बढ़ते विवादों के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला।